हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने एटम के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने आपको एटम का मास मतलब एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन अ गिवन मास, ये सारी चीज़ें सिखा दी थी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस कैसे बनते हैं, आयंस बनने से मास पे क्या फ़र्क होता है, मास चेंज होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर लिए थे। अब इसके आगे करते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जैसे बेटा हम लोगों ने एटम के लिए बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मॉलिक्यूल की डिफिनीशन भी बिल्कुल ऐसे ही चलेगी, थोड़ा सा फर्क होगा। अब मैं लिख रहा हूँ, आप जरा देखो कि कहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल के डिफिनीशन में फर्क आ रहा है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which take part in chemical reaction and can exist independently। समझ में आया कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? जब हम लोगों ने एटम बोला था बेटा, तब भी हमने यही बोला था कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड हाँ, यहाँ पे एटम के लिए हमने बोला था कैन नॉट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, नेचर में पाया जाता है, बट सिंगल एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये डिफिनीशन में फर्क है। ठीक, एटम के लिए हमने कहा था कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होगा? मॉलिक्यूल एटम्स से मिलके बना होता है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है प्लस एक ऑक्सीजन का एटम आपने लिया और फिर एक और हाइड्रोजन का एटम ले लिया, तो ये दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन करें तो जो पार्टिकल बना H2O, ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, this is also smallest particle of matter and this is also smallest particle of matter, but these are the atoms जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
और दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो डिफिनीशन एटम और मॉलिक्यूल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और एटम्स जब एक ही तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है और जब एक जैसे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। ठीक, अब ये तो बात हो गई बेटा कि जब एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो इनके कॉम्बिनेशन का कुछ रूल्स है और ये रूल्स आए कहाँ से हैं? ये रूल्स आए हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। मैंने क्या बोला था? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब कि किसी एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बार बार करो और हर बार उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्वेशन के बाद उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई रूल बना दो तो वो होगा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रूल या लॉ। ठीक, तो साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन निकाला उसको लॉ के फॉर्म में हमने बताया और इन्हीं लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये लॉ हमको जैसे हमने कहा कि एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन को गवर्न करने वाले कुछ लॉ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेस पे दिया और इन्हीं लॉज को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और बेसिकली हमको इसमें 5 लॉ पढ़ने हैं। पहला है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी बोलते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल मतलब मोर देन वन। क्या मतलब है भी समझेंगे। मल्टीपल प्रपोर्शन। एंड फोर्थ वन इज Gay-Lussac's law, Gay-Lussac's law, and fifth one is Avogadro law. Avogadro's law. ठीक है, तो these are the 5 law of chemical combination. These laws are based on experimental observation, and with the help of these laws we can determine how atoms combine to form molecules. ठीक, अब एक एक करके हम इन लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंपल लॉ है बेटा।
पहला हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये टर्म कंजर्वेशन इंग्लिश का आपने सुना होगा, बायो में सुना होगा कंजर्वेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है संरक्षण। इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो सिंपल सा है, संरक्षण मतलब कांस्टेंट होना, चेंज नहीं होगा। ये लॉ भी ये बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब उत्पन्न करना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में आप ना ही मास को क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अगर मास क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो फिर जो भी मास था इनिशियली वो फाइनली या मिडवे कांस्टेंट रहेगा। समझते हैं इसको? जैसे मान लीजिए कि हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन की रिएक्शन 32 ग्राम ऑक्सीजन से करा दिया और ये रिएक्शन कंप्लीट होके वाटर बनाया, H2O बना, तो इस लॉ के हिसाब से अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जितना हाइड्रोजन आपने लिया था कंज्यूम हो गया, जितना ऑक्सीजन आपने लिया था कंज्यूम हो गया, तो जो वाटर बनेगा इसका टोटल मास प्रोडक्ट के मास के सम के बराबर यानी कि 36 ग्राम होगा। ठीक है, तो इसको दूसरे वर्ड में बोला जाता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये बात सही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? करेक्ट बात क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हुई तो उस केस में तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा। बट अगर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, 100% नहीं हुई, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। मेन बात आपको क्या समझना है कि जैसे मान लीजिए आपने इस कंपोजिशन से, कंपोजिशन मतलब कि 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया, तो एक्सपेरिमेंट शुरू करते समय t बराबर 0, t बराबर 0 मतलब जिस टाइम पे आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो टोटल मास था वो कितना था? 4 प्लस 32 यानी कि कितना हो गया? 36 ग्राम। अब ये 36 ग्राम कंजर्व रहेगा इस पूरे रिएक्शन में। हाँ, प्रोवाइडेड है। अब आप इसमें ये करो कि बाहर से आप एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिला दो या ऑक्सीजन मिला दो या इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दो, तो ये बात हम नहीं कर रहे हैं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया, कंपोजिशन फिक्स किया, तो फिर बाहर से इसमें कोई चीज़ आप ऐड नहीं करेंगे, ना ही अंदर से किसी चीज़ को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये मास 36 ग्राम रहेगा। अब मान लीजिए आपने कुछ टाइम बाद देखा, आफ्टर सम टाइम, सपोज करिए कि आपने 15 मिनट बाद, वैसे तो ये रिएक्शन जो हो रही है ना बेटा, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे
अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक कंटेनर में बंद करके रख दो तो वाटर बनने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है, तो हम ये आपको बता रहे हैं कि मान लो 15 मिनट बाद आपने देखा तो जो वाटर बना था ये 18 ग्राम बन गया था, 18 ग्राम बन गया था। ठीक है, तो अब आप इस बात की गारंटी दे सकते हो इस लॉ के हेल्प से कि जो बचा हुआ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इसका वेट भी 18 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉ कहता है कि एक बार आपने जो मास ले लिया इस मास में अब कोई चेंज नहीं होगा, चाहे रिएक्शन इनिशियल स्टेज में है, चाहे रिएक्शन हाफवे है, बीच में है, मिडवे है, या रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर का मास 36 ग्राम ही होगा। ठीक है, बोलो। जैसे इसी में हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है बेटा, यही वाला क्वेश्चन। कि हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन और x ग्राम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो 36 ग्राम वाटर मिला। तो बताओ बेटा कि हमने ऑक्सीजन कितनी ली थी, कितनी ली थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 36 बनाया है, रिएक्शन आप बोल रहे हो कि कंप्लीट हुई है, तो मीन्स कि ये 36 आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस x, तो x कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 यानी कि 32 ग्राम। ठीक है, तो बेसिक बात यही है कि एक बार रिएक्शन आपने जितना मास लेके शुरू कर लिया तो वो मास अब चेंज नहीं होगा। रिएक्टेंट का मास जितना जितना कम होता जाएगा प्रोडक्ट में उतना उतना मास बढ़ता जाएगा। 100% रिएक्टेंट अगर कंज्यूम हो जाएगा तो वो टोटल मास अब कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, बट टोटल मिक्सचर का मास चेंज नहीं होगा। तो ये सिंपल सी चीज थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट क्या होता है? डेफिनिट बेटा सुना है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट का मतलब होता है कि समथिंग फिक्स, और फिक्स भी कब? पहले से। अगर कुछ कोई चीज पहले से फिक्स है, डेफिनिट है, होना ही है, ऐसा ही है, फिक्स्ड, तो उसको बोलते हैं डेफिनिट। और प्रोपोर्शन मतलब बोलते हैं रेशियो। तो ये कुछ फिक्स रेशियो के बारे में बात करेगा। ये लॉ कुछ फिक्स रेशियो के बारे में बात करेगा। क्या बात करेगा? ये लॉ कहता है बेटा, चलो लॉ बताने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे मान लो हमको CO2 गैस बनानी है, तो हमारे पास CO2 गैस बनाने के ढेर सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि कोक लो, ऑक्सीजन के साथ इसको जला दो, CO2 गैस बन जाएगी। दूसरा तरीका है मीथेन, जो गैस LPG सिलेंडर में होती है, उसका भी अगर आप कंबस्शन करा दो, ऑक्सीजन के साथ बर्न करो, तो उसमें भी CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक। तीसरा तरीका है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो बेटा तो भी आपको CO2 गैस मिल जाएगी। तो एक ही प्रोडक्ट के बनाने के ढेर सारे तरीके होते हैं।
ठीक है। अब इस लॉ की बात करें, मान लीजिए आपने इन 3 अलग अलग तरीके से CO2 बनाया, ठीक है, और इन तीनों अलग अलग तरीके से बनाए गए CO2 में जो भी एटम्स हैं, इन एटम्स के मास का रेशियो निकालो। जैसे कार्बन एक एटम है, कार्बन के एक एटम का मास बताया मैंने, बताओ कितना होता है? मास ऑफ 1 कार्बन एटम, बताओ भाई। कार्बन किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होता है? उसके एटॉमिक मास के साथ AMU जोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 12 AMU, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, एक एटम का मास 16 AMU, एक एटम का मास 16 AMU, तो 2 का मास कितना हो जाएगा? 32 AMU, ठीक है। अब इसका आप रेशियो निकालो, ये 6:18, फिर इसको करो तो 3:2:9, 2:6, 1:3 ना, ठीक है। चलो इसको हाफ किया तो ये भी हाफ हो गया, इसका हाफ किया तो 3, तो इसका 9, इसको किया तो 1 और इसको किया तो 3, 1:3। क्या गलत हो गया? ट्वेल्व 32। अब इसका हाफ किया बेटा तो ये 6 आ जाएगा और इसका हाफ 16 हो जाएगा, 16 होगा। फिर क्या हो जाएगा? 3:8। तो जो डिफिनिट है वो यही डिफिनिट आया कि अब आपके पास चाहे कोई भी तरीका हो CO2 बनाने का, इसमें जो एलिमेंट लिए गए हैं कार्बन और ऑक्सीजन, एक तो यह डिफिनिट है कि CO2 बनेगा तो इस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन ही होंगे, ये डिफिनिट हो गया। और दूसरा डिफिनिट ये हो गया कि इनके मास का जो रेशियो होगा वो 3:8 होगा, 3:8 होगा। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन यही होता है कि अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइंड होके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स हैं, एक तो ये फिक्स होंगे कि कौन कौन से एटम होंगे, और दूसरा इन एटम्स के मास का रेशियो फिक्स होगा, ठीक। जैसे वाटर की बात करो, वाटर भी आप अलग अलग सोर्स से, अलग अलग मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपने टैप का वाटर लिया H2O, आपने रेन वाटर लिया, आपने रिवर का वाटर लिया, आपने सी का वाटर लिया। वाटर लेना है, H2O लेना, वहां से प्योर निकालेंगे, ठीक है।
और इसमें जो एलिमेंट है वो फिक्स है, हर बार चाहे वाटर आप कहीं से ले आए हाइड्रोजन ही होगा और ऑक्सीजन ही होगा। और इनके मास का रेशियो, हाइड्रोजन एक एटम का मास 1 AMU, 2 है 2 AMU, और ऑक्सीजन का मास 16 AMU। इसका रेशियो निकालेंगे 1:8 आएगा। तो वाटर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन चाहे जो हो, सोर्स चाहे जो हो, इस वाटर में जो एटम्स हैं वो डिफिनिट हैं और इनके मास का रेशियो डिफिनिट है। यही होता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन। क्या होता है लॉ? कि किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो डिफिनिट होते हैं और उनके मास का जो रेशियो होता है वो डिफिनिट होता है। इससे मतलब कतई नहीं है कि ये कंपाउंड किस मेथड से बना है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है या सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है। ठीक है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल का मतलब कुछ लोग एक से ज्यादा की बात करेंगे। ठीक है। ये लॉ का स्टेटमेंट बताने से पहले आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। जैसे बेटा हम कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इन दोनों एलिमेंट को आपस में आप कंबाइन करो तो इनसे दो तरह के आप मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना सकते हो। एक तो H2O वाटर बनता है और दूसरा बनता है H2O2। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और इसका यूज डेंटिस्ट और ईएनटी सर्जन, ईएनटी नाक कान गला विशेषज्ञ, ये आपके ईयर को वॉश करने में यूज किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इन दोनों में देखो बेटा, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को बनाने में हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम या 2 AMU। ग्राम अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, AMU की बात कर लें। और यहाँ पे है 16 AMU। सिमिलरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 AMU है और ऑक्सीजन का है 32 AMU। ठीक है। अब इन दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास क्या है? सेम है। हाइड्रोजन का मास दोनों में सेम है। ठीक है। और इस सेम मास वाले हाइड्रोजन जो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे कितना है? 16 और यहाँ पे कितना है? 32। अब इन दोनों का रेशियो हम निकालें तो ये आएगा 1:2। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। ये ला ये बताता है कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो इन दोनों कंपाउंड में से किसी एक
किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे के जिस मास से रिएक्ट करेगा, ये मास आपस में एक सिंपल रेशियो में होंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो बनता है N2O, एक कंपाउंड बनता है। दूसरा बनता है N2O2, तीसरा बनता है N2O3, अगला बनता है N2O4, फिर बनता है N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो लॉ के हिसाब से कि जब कभी दो एटम आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो इनमें से किसी एक का फिक्स मास, नाइट्रोजन का मास सब में हमने जानबूझ के फिक्स रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इस वजह से फार्मूले में थोड़ा सा हमने डिफरेंस लाया है। एक का फिक्स मास दूसरे के जिस मास से रिएक्ट करेगा, देखो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्स मास कितना आया 28, तो ये ऑक्सीजन के किस मास से रिएक्ट किया 16 से, यहाँ पे 32 से, यहाँ पे 48, यहाँ पे 64 और यहाँ पे 50। ठीक है, तो किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे के जिस मास से रिएक्ट कर रहा है, ये मास, ये सारे मास एक सिंपल रेशियो में होंगे। जैसे हम 16 से डिवाइड करते हैं सबको, तो 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है, तो ये रेशियो क्या आ गया 1:2:3:4:5। ठीक, तो यही है कि whenever two element combine to form more than two compound, then equal mass of one element which combined with mass of other element, then these masses are in a simple whole number ratio। ठीक है, इसके बाद अगला लॉ क्या है, लॉ ऑफ हम लोग फोर्थ को बोलते हैं गै-लुसैक्स लॉ। ये है गै-लुसैक्स लॉ। गै-लुसैक्स लॉ में बेटा हम लोगों को ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे हैं। तो गै-लुसैक्स लॉ ने ये बताया कि कभी भी किसी रिएक्शन में अगर एक गैस दूसरी गैस से रिएक्शन करके और फिर एक गैस दे रही है, मतलब ये सिर्फ एप्लीकेबल है होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन के लिए। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट भी गैस हो और प्रोडक्ट भी गैस हो। ठीक है,
तो गैल्यूसेक्स लॉ के हिसाब से अगर गैसियस रिएक्शन में ये गैसें जो आपस में कंबाइन करती हैं या जो प्रोड्यूस होती हैं, इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, ये रेशियो सिंपल होल नंबर होता है। सिंपल होल नंबर होता है मतलब कि ये और ये आपस में जिस वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन करेंगे ये सिंपल नंबर होगा, जैसे 1:2, 1:3, 1:4 सिंपल होगा, और ये रेशियो क्या होगा, होल नंबर में होगा। और ये जो गैस बनेगी ये भी इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो भी सिंपल होगा और होल नंबर होगा। जैसे हम कुछ एक रिएक्शन आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन गैस लिया और ऑक्सीजन गैस लिया और बनाया क्या, H2O लिक्विड। नहीं, लिक्विड नहीं, क्यों, गलत हो जाएगा, लिक्विड पे अप्लाई ही नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे, वेपर। ठीक है। अब अगर आपको बैलेंस करने आता है तो आप कर दो, यहाँ पे 1 है, ये 2 कर दो तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इनके हिसाब से इसका अगर वॉल्यूम आप 2 वॉल्यूम लेते हो तो इसका 1 वॉल्यूम और इसका बनेगा 2 वॉल्यूम। तो ये रेशियो सिंपल भी है और होल नंबर भी है। ठीक है। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमको HI बनानी है, ये भी गैस होता है। इसके लिए हमने हाइड्रोजन गैस लिया और आयोडीन गैस लिया तो 2HI बन गया। अब इसका कितना हमको लेना पड़ेगा, 1 वॉल्यूम, इसका कितना, 1 वॉल्यूम, तो इसका बनेगा कितना, 2 वॉल्यूम। तो ये जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं इनके वॉल्यूम का रेशियो सिंपल है, 1:1 होल नंबर है, और जो प्रोड्यूस हो रहा है इसका भी रेशियो 1:1:2 हो जाएगा, सिंपल रेशियो है और होल नंबर रेशियो। ठीक। इसी तरह से अगर हमको अमोनिया बनानी है, अमोनिया NH3, अमोनिया बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, बैलेंस करो 2, तो यहाँ कर दो 3। ठीक है। अब इसका 3 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो इसके 2 वॉल्यूम बनेंगे। और ये वॉल्यूम मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए कि आप यहाँ वॉल्यूम के जगह पे ml भी ले सकते हो, डेसीमीटर क्यूब ले सकते हो, cc ले सकते हो, लीटर ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। तो मैं अब हर बार ये तो नहीं कहता ना कि ml या डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, आप चाहे जो यूनिट रख लो। तो इसका 3 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो इसके 2 वॉल्यूम बनेंगे। तो ये जो वॉल्यूम का रेशियो रिएक्ट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है ये एक सिंपल और होल नंबर रेशियो है। बस यही लॉ है गैल्यूसेक्स लॉ। इसको पूरा बोलते हैं गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है। तो गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के हिसाब से किसी गैसियस रिएक्शन में जो गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं या जो गैस प्रोड्यूस होता है उनके वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो सिंपल और होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है। और लास्ट है 5th वन, अवोगाद्रो लॉ। ठीक है। अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ समझने के लिए हमें क्या करना है, 1, 2, 3, आप चाहें
तो और V ले लें, मैंने 3 लिया है। इसका अगर वॉल्यूम V है तो इसका भी रखो V, इसका भी रखो V। अगर यहाँ का टेम्परेचर T है तो इसका भी टेम्परेचर रखो T और इसका भी टेम्परेचर रखो T। अगर यहाँ का प्रेशर P है तो यहाँ का भी प्रेशर P और यहाँ का प्रेशर P। कंडीशन ये है सबका वॉल्यूम सेम, सबका टेम्परेचर सेम, सबका प्रेशर सेम। तो गैस चाहे कुछ भी भरी हो, कोई भी गैस भर दो, हमने यहाँ पे हीलियम भर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन भर दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन भर दिया। आप चाहे तो कोई और गैस भर लो, गैस होनी चाहिए। तो अगर आपने इन तीनों को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, सेम कर दिया, तो गैस चाहे कोई भी आपने ली है, इन सबके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ये सेम हो जाएंगे। अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na है तो इसमें भी Na हो जाएगा और इसमें भी Na हो जाएगा। यही है अवोगाड्रो लॉ। स्टेटमेंट क्या है कि डिफरेंट गैसेस हैविंग इक्वल वॉल्यूम, different gases having equal volume on the same condition of temperature and pressure have equal number of molecules। अगर अलग अलग गैसों को इक्वल वॉल्यूम के बर्तन में रखा गया है, इन सबका टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है, तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। तो ये है अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 5 लॉ खत्म हो गए। थैंक यू।